हेलो एवरीवन, मैं हूँ शुभम मेसम और आप देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी बालाघाट। तो चलिए ले चलता हूँ आपको ब्रिक्स के बारे में। आपको कुछ जानकारी दूंगा कि ब्रिक्स कैसे बनती। ब्रिक्स मतलब आप सभी को पता होगा, ईंटें होती जिनके मकानों में यूज हुआ होता है और हर जगह यूज होता है आजकल। तो चलिए, ये भी एक अपना बिल्डिंग मटेरियल का ही एक चैप्टर है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सीमेंट के बारे में बताया था, सीमेंट के इंग्रेडिएंट को बताया था। अभी उसका टाइप्स ऑफ सीमेंट बची है अभी, वो आपको जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, तो जल्दी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और चलिए, मैं ब्रिक्स की बात करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। तो देखते हैं। तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स कितनी होती है दोस्तों, आप सभी को ही पता होगा। उन्नीस सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। तो आप सभी को पता ही होगा स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स क्या होती है। तो 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। इतना पूरा पॉइंट क्लियर हुआ। अब मैं बात करूंगा इसकी नॉमिनल साइज। तो दोस्तों, नॉमिनल साइज इसकी कितनी होती है विथ मोटार के साथ। जब अपन सीमेंट वो क्या बोलते हैं ब्रिक्स अपन जोड़ते हैं, जब उसके बीच में जो मोटार मोटार सबसे पहली बात किसको बोलते हैं, मोटार। अपन जो सैंड और सीमेंट का जो पेस्ट बनाते हैं अपन, उसको बोलते हैं मोटार। तो उसकी साइज कितनी हो जाती है, नॉमिनल साइज 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। इतना पॉइंट क्लियर हुआ आपको। थर्ड अपन बात करेंगे। ब्रिज की फ्रॉग साइज कितनी होती है। सबसे पहले तो जान ले कि फ्रॉग किसको बोलते हैं। जो ब्रिक्स में ये एक छोटा सा बॉक्स बना रहता है जिसमें कंपनी का नाम लिखा रहता है, वो उसको बोलते हैं अपन फ्रॉग। तो फ्रॉग साइज कितना होता है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर।
और ये फ्रॉग क्यों अपन इस्तेमाल करते हैं ब्रिज में, ताकि जब अपन ब्रिज की जुड़ाई करें, ईंट की जुड़ाई करें, तो प्रॉपर तरीके से जो मोटार का पेस्ट रहता है वो एकदम फिक्स बैठ जाए, इसलिए वो फ्रॉग बना रहता है। फ्रॉग में आप लोग देखना कि उसमें जो जो भी कंपनी ईंट बनाती तो उसमें नाम लिखा रहता है। तो ये तो पॉइंट क्लियर हुई। चलती अब मैं बात करूंगा ट्रेडिशनल ब्रिज की। तो ट्रेडिशनल जो ब्रिज की साइज होती है वो होती 23 सेंटीमीटर बाय 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर। इतनी पॉइंट क्लियर हुई आपको। चलिए अब इसका वेट देख लेते हैं अपन। दोस्तों जो 1 क्यूबिक मीटर ब्रिज का जो वेट है तो वो कितना केजी होता है, 1800 केजी। और उसके बाद मैं बात करूँगा एवरेज वेट की। जो एवरेज वेट ऑफ ब्रिक्स रहती है वो रहती है 3 केजी से 3.5 केजी तक। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। तो दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, नंबर ऑफ ब्रिक्स यूजिंग 1 मीटर क्यूब वर्क, यानी 1 मीटर क्यूब वर्क में अपन कितनी ब्रिक्स यूज करेंगे, 500। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर मैं ले चलता हूँ।
जो मिनिमम थिकनेस रहती है ब्रिज की वो होती है 100 mm। अब उसके बाद मैं बात करूंगा आपको दोस्तों डेंसिटी की। तो डेंसिटी ऑफ ब्रिज कितनी होती है दोस्तों? ब्रिज की जो डेंसिटी होती है वो 1700 से 1900 kg पर मीटर क्यूब तक होती है। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। अब मैं बात करूंगा इंग्रेडिएंट की। तो चलिए अब इंग्रेडिएंट की बात करेंगे। तो इंग्रेडिएंट में सबसे पहले आ जाता है दोस्तों सिलिका। सिलिका कितने परसेंट में अपन मिलाया जाता है? 50 to 60%। अब ये ब्रिक्स अपन जब में ये सब अपन केमिकल्स मिलाते हैं तो ये सिलिका क्या करता है, ये तो सिलिका क्या करता है दोस्तों, यूनिफॉर्मली साइज और शेप प्रोवाइड करता है। उसके बाद मैं बात करूंगा ड्यूरेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। जब सिलिका का परसेंटेज ज़्यादा होगा तो ड्यूरेबिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। अगर एक बात और है, सिलिका का परसेंटेज अगर ज़्यादा हो गया तो वो क्या करेगा, सिलिका की क्वांटिटी अगर परसेंट में ज़्यादा हो गई तो वो ब्रिक्स में क्या प्रोवाइड करेगी, ब्रिटल।
80 पॉइंट क्लियर हुई। उसके बाद सिलिकॉन की परसेंटेज ज़्यादा हो गई तो ये क्या करेगा, कोहेंशन करेगा, और कोहेंशन हो गया तो आपकी ब्रिज क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय। 80 पॉइंट क्लियर हुई आपको। चलिए अगर मैं एलुमिना की बात करूं तो उसका परसेंटेज कितना आता है, 20 to 30%। तो दोस्तों एल्यूमिनियम ब्रिक्स में क्या करता है, ये प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करवाता है। और उसके बाद बात करूंगा प्रॉपर साइज और सेम्स को भी, साइज और शेप को भी अटेम्प्ट करता है। अगर एल्यूमिना की परसेंटेज ज़्यादा हो गई अगर बर्निंग के दौरान एल्यूमिना की परसेंट ज़्यादा हो गई तो ये क्या करेगा, ब्रिज को आपकी टू हार्ड कर देगा। 80 पॉइंट क्लियर हुई। उसके बाद मैं बात करूंगा, और एक बात और है, इसकी परसेंटेज ज़्यादा होने के कारण क्या होगा दोस्तों, ये ब्रिक्स आपकी ड्राई हो जाएगी और ये क्या होगी, ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग एंड वार्पिंग। इतनी बात क्लियर हुई आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मैं ले चलूंगा। अब मैं लाइम की बात करूंगा तो लाइम का परसेंटेज क्या होता है दोस्तों, 5 to 10%। ये क्या करता है, सैंड को इंफ्यूजन करता है। अगर लाइम नहीं मिला रहता तो सैंड क्या करते हैं, ब्रिक्स में इंक्लूजन करते हैं। अगर इसमें इंग्रेडिएंट में लाइम मिला दिया जाए सैंड के साथ तो आप क्या करेगी, फ्यूज करेगी। इतनी बात समझ में आई आपको। अगर लाइम का परसेंटेज अगर ज़्यादा हो गया तो ये आपके लिए घातक होगा। क्या होगा दोस्तों, ब्रिज क्या होगी, मेल्टिंग होगी, मेल्टिंग ऑफ ब्रिक्स। और इसका क्या होगा दोस्तों, साइज और
शेप भी, शेप और साइज भी आपका क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। 80 पॉइंट क्लियर हुई आपको। चलिए एक बात और, लम्स ऑफ लाइन ज़्यादा होगा आपका तो क्या होगा दोस्तों, वीक लाइन के साथ क्या होगा, आपको वॉल्यूम बढ़ जाएगा। 80 पॉइंट क्लियर हुआ आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मैं चलूंगा। फोर्थ आता है अपना आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड क्या करता है दोस्तों, रेडिश कलर प्रोवाइड करवाता है, प्रॉपरली रेडिश कलर प्रोवाइड करवाता है और ये लाइन की हेल्प करता है। और ये क्या करता है, सेल को सैंड को फ्यूजेबल कंडीशन में करने के लिए आयरन ऑक्साइड इसकी मदद करते हैं। अगर आयरन ऑक्साइड की ब्रिक्स में क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो वो कौन सा कलर प्रोवाइड करेगी, ब्लैक एंड ब्लू। और आयरन ऑक्साइड की परसेंटेज कम हो गई तो क्या है दोस्तों, येलो कलर प्रोवाइड करवाएगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अब दोस्तों मैं बात करूंगा हार्मफुल इंग्रेडिएंट की। तो हार्मफुल इंग्रेडिएंट का मतलब होता है जो ब्रिज को बनाने के लिए अपन क्ले का यूज करते हैं और क्ले में साथ में अपन कुछ इंग्रेडिएंट मिलाते हैं, सिलिका, एल्युमिनिया और लाइम, तो आयरन ऑक्साइड। तो दोस्तों हार्मफुल इंग्रेडिएंट जो घातक साबित होते हैं, तो घातक कौन कौन से साबित होते हैं, लाइम होते हैं, आयरन पायराइड। आयरन पायराइड क्या करते हैं दोस्तों, डिसकलर प्रोवाइड करवाते हैं ब्रिक्स में, है ना, इसलिए अपन इसकी ज़्यादा परसेंटेज अपन नहीं लेते इसकी। और तीसरा होता है पेबल्स। अब देखना होगा कई बार ये ब्रिक्स रहता है, इसमें कुछ कंकर पत्थर आ जाते तो उसी को ही बोलते पेबल्स। अपन अगर इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये ब्रिक टूटेगा, बीच से नहीं टूटेगा, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है, पेबल्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। फिर चौथे की बात करूँ अल्कलाइज की बात करूँ तो अल्कलाइज भी एक हार्मफुल इंग्रेडिएंट मटेरियल होता है ब्रिज के लिए। वो क्या कर सकता है, इन्फ्लोरोसेंस प्रोवाइड करता है ये।
इतनी बात समझ में आई आपको दोस्तों। अब मैं इनमें बात करूँगा ऑर्गेनिक पार्टिकल्स की। तो दोस्तों इसमें इनमें कुछ ऑर्गेनिक पार्टिकल रहते हैं। तो अगर ऑक्सीडेशन इसमें होगा, ऑक्सीडेशन की मात्रा होगी तो दोस्तों उसे क्या बनेगी, गैस बनेगी। और गैस बन के क्या होगा, ये पोरस हो जाएगा, पोरस फॉर्म में चले जाएगा। और पोरस फॉर्म होने के बाद क्या हो जाएगी आपकी दोस्तों, स्ट्रेंथ कम होने लगेगी ब्रिक्स की। इतनी बात समझ में आई। अब मैं ले चलूंगा आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। तो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स दो प्रकार की होती है। सॉरी, हम इसको सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रिपरेशन ऑफ क्ले की बात करूंगा। उसके बाद क्या बताऊंगा आपको दोस्तों, मोल्डिंग के बारे में। तीसरी अपन बात करेंगे ड्राइंग की। और चौथी बात होगी अपन दोस्तों बर्निंग की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ क्ले की। तो दोस्तों प्रिपरेशन क्ले एकदम प्रॉपर वे से क्ले को प्रिपेयर करना। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है अपना अनसॉइलिंग। अनसॉइलिंग का मतलब क्या होता है, जो ऊपर का जो हिस्सा रहता है क्ले का, सॉइल का, तो उसमें जो 200 mm परसेंटेज की जो इसमें ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होता है उसको अपन बाहर निकाल देते हैं। तो उसी को ही क्या कहा जाता है, अनसॉइलिंग। जो ऊपर की जो पेबल्स वाली जो मिट सॉइल होती है ना, तो उसको अपन क्या अलग छाट देते हैं। जिसमें बड़े बड़े पत्थर कंकड़ आ जाते हैं, उनको बोलते हैं पेबल्स। तो उसको हम अनसॉइलिंग बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है दूसरा, डिगिंग की बात करूँ। डिगिंग का मतलब होता है दोस्तों अपन प्लेन सरफेस में इसको खोदेंगे ताकि इसमें अनसॉइलिंग वाले जो पार्टिकल हो वो ना आए। उसके बाद आता है तीसरा इसमें क्लीनिंग। डिगिंग के बाद अपन क्या करेंगे, क्ले को अपन क्या करेंगे,
उसमें चेक करेंगे अपन पेपर्स नहीं है। क्लीनिंग में अपन चेक करेंगे उसको क्लीनिंग करेंगे। डिगिंग करने के बाद उसमें चेक अपन करेंगे कि उसमें ऑर्गेनिक पार्टिकल्स मटेरियल तो नहीं है। उसके बाद दोस्तों बैटरी की बात आती है। अपन वेल्डिंग में क्या करेंगे, इसको दोस्तों ओपन एनवायरनमेंट में अपन सुखाने रखेंगे। जब ओपन एनवायरनमेंट में अपन वेल्डिंग में सुखाने करेंगे तो ये क्या रहता है, आपकी क्ले क्या करेगी, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी। और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद क्ले कैसी हो जाएगी आपकी, सॉफ्ट हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई, पॉइंट क्लियर हुआ आपका। चलिए उसके बाद इसमें चौथा आता है पांचवा आता है ब्लेंडिंग। तो दोस्तों ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, जब अपन ब्रिक्स बनाने के लिए जब इनको अपन क्लीन में अपन गरम करते, तो ये ब्लेंडिंग क्या काम करता है, इंग्रेडिएंट को चेक करता है। टू चेक द इंग्रेडिएंट, अगर इंग्रेडिएंट अगर कम हो गए तो इसमें दोस्तों अपन क्या करेंगे, इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अपन सॉइल के साथ क्या कर देंगे, इसको ड्राई कर देंगे। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट आ जाता है टेम्परिंग की। मैं बात करूं तो अपन रिक्वायर्ड अमाउंट में अपन पानी मिलाएंगे और उसको पगमिल में अपन क्या देखेंगे दोस्तों, रिक्वायर्ड अमाउंट में पानी मिलाएंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, पगमिल में अपन डाल देंगे। पगमिल में डालने के बाद देखेंगे जो आपकी जो सॉइल होती, क्ले होती है, उसको अपन गूंद लेंगे। और गूंद लेने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसको अपन चेक करेंगे कि ये हार्ड है क्या नहीं, ये हार्ड है। फिर उसके बाद अगर हार्ड हो जाएंगे तो आपको दोस्तों जो मोल्डिंग की प्रोसेस होती है, तो मोल्डिंग की प्रोसेस होने के लिए वो क्या हो जाएगी, सूटेबल हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई आपको। अब बात करेंगे मोल्डिंग की। तो मोल्डिंग दोस्तों आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि मोल्डिंग की प्रोसेस कैसी होती है
उसके बाद मैं ड्राइंग की प्रोसेस बताऊंगा, उसके बाद बर्निंग की प्रोसेस बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब दोस्तों मैं बात करूंगा हार्मफुल इंग्रेडिएंट की। तो हार्मफुल इंग्रेडिएंट का मतलब होता है जो ब्रिज को बनाने के लिए अपन क्ले का यूज़ करते हैं, और क्ले में साथ में अपन कुछ इंग्रेडिएंट मिलाते हैं, सिलिका, एल्युमिनिया और लाइम, तो आयरन ऑक्साइड। तो दोस्तों हार्मफुल इंग्रेडिएंट जो घातक साबित होते हैं, तो घातक कौन कौन से साबित होते हैं? लाइम होते हैं, आयरन पायराइड। आयरन पायराइड क्या करते हैं दोस्तों? डिसकलर प्रोवाइड करवाते हैं ब्रिक्स में, है ना, इसलिए अपन इसकी ज़्यादा परसेंटेज अपन नहीं लेते इसकी। और तीसरा होता है पेबल्स। अब देखना होगा, कई बार ये ब्रिक्स रहता है, इसमें कुछ कंकर पत्थर आ जाते, तो उसी को ही बोलते पेबल्स। अपन अगर इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये ब्रिक टूटेगा, बीच से नहीं टूटेगा, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है, पेबल्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। फिर चौथे की बात करूं, अल्कलाइज की बात करूं, तो अल्कलाइज भी एक हार्मफुल इंग्रेडिएंट मटेरियल होता है ब्रिज के लिए। वो क्या करता है, इन्फ्लोरोसेंस प्रोवाइड करता है ये। इतनी बात समझ में आई आपको दोस्तों? अब मैं इनमें बात करूंगा ऑर्गेनिक पार्टिकल्स की। तो दोस्तों इसमें इनमें कुछ ऑर्गेनिक पार्टिकल रहते हैं, तो अगर ऑक्सीडेशन इसमें होगा, ऑक्सीडेशन की मात्रा होगी, तो दोस्तों उसे क्या बनेगी, गैस बनेगी। और गैस बन के क्या होगा, ये पोरस हो जाएगा, पोरस फॉर्म में चले जाएगा। और पोरस फॉर्म होने के बाद क्या हो जाएगी आपकी दोस्तों, स्ट्रेंथ कम होने लगेगी ब्रिज की। इतनी बात समझ में आई। अब मैं ले चलूंगा आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। तो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स दो प्रकार की होती है। सॉरी, हम इसको सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रिपरेशन ऑफ क्ले की बात करूंगा। उसके बाद क्या बताऊंगा आपको दोस्तों, मोल्डिंग के बारे में। तीसरी अपन बात करेंगे ड्राइंग की, और चौथी बात होगी अपन दोस्तों बर्निंग की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे
प्रिपरेशन ऑफ क्ले की। तो दोस्तों प्रिपरेशन क्ले एकदम प्रॉपर वे से क्ले को प्रिपेयर करना। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है अपना अनसॉइलिंग। अनसॉइलिंग का मतलब क्या होता है, जो ऊपर का जो हिस्सा रहता है क्ले का, सॉइल का, तो उसमें जो जो 200 परसेंटेज की जो इसमें ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होता है उसको अपन बाहर निकाल देते हैं। तो उसी को ही क्या कहा जाता है, अनसॉइलिंग। जो ऊपर की जो पेबल्स वाली जो मिट सॉइल होती ना, तो उसको अपन क्या अलग छाट देते हैं, जिसमें बड़े बड़े पत्थर कंकड़ आ जाते हैं, उनको बोलते हैं पेबल्स। तो उसको हम अनसॉइलिंग बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है दूसरा, डिगिंग की बात करूँ। डिगिंग का मतलब होता है दोस्तों अपन प्लेन सरफेस में इसको खोदेंगे ताकि इसमें अनसॉइलिंग वाले जो पार्टिकल हो वो ना आए। उसके बाद आता है तीसरा इसमें क्लीनिंग। डिगिंग के बाद अपन क्या करेंगे, क्ले को अपन क्या करेंगे, उसमें चेक करेंगे अपन पेबल्स नहीं है। क्लीनिंग में अपन चेक करेंगे, उसको क्लीनिंग करेंगे डिगिंग करने के बाद उसमें चेक अपन करेंगे कि उसमें ऑर्गेनिक पार्टिकल्स मटेरियल तो नहीं है। उसके बाद दोस्तों वेटरिंग की बात आती है। अपन वेटरिंग में क्या करेंगे, इसको दोस्तों ओपन एनवायरनमेंट में अपन सुखाने रखेंगे। जब ओपन एनवायरनमेंट में अपन वेटरिंग में सुखाने करेंगे तो ये क्या रहता है, आपकी क्ले क्या करेगी, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी। और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद क्ले कैसी हो जाएगी आपकी, सॉफ्ट हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई, पॉइंट क्लियर हुआ आपका। चलिए उसके बाद इसमें चौथा आता है पांचवा आता है ब्लेंडिंग। तो दोस्तों ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, जब अपन ब्रिक्स बनाने के लिए जब इनको अपन क्लीन में अपन गरम करते हैं तो ये ब्लेंडिंग क्या काम करता है, इंग्रेडिएंट को चेक करता है।
टू चेक द इंग्रेडिएंट। अगर इंग्रेडिएंट अगर कम हो गए तो इसमें दोस्तों अपन क्या करेंगे, इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अपन सॉइल के साथ क्या कर देंगे, इसको ड्राई कर देंगे। एक पॉइंट क्लियर हुआ। फिर उसके बाद चारवा पॉइंट आ जाता है टेम्परिंग की। मैं बात करूं तो अपन रिक्वायर्ड अमाउंट में अपन पानी मिलाएंगे और उसको पगमिल में अपन क्या देखेंगे दोस्तों, रिक्वायर्ड अमाउंट में पानी मिलाएंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे, पगमिल में अपन डाल देंगे। पगमिल में डालने के बाद देखेंगे जो आपकी जो सॉइल होती, क्ले होती है, उसको अपन गूंद लेंगे। और गूंद लेने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसको अपन चेक करेंगे कि ये हार्ड है क्या नहीं है, हार्ड है। फिर उसके बाद अगर हार्ड हो जाएंगे तो आपको दोस्तों जो मोल्डिंग की प्रोसेस होती है, तो मोल्डिंग की प्रोसेस होने के लिए वो क्या हो जाएगी, सूटेबल हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई आपको। अब बात करेंगे मोल्डिंग की। तो मोल्डिंग दोस्तों आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि मोल्डिंग की प्रोसेस कैसी होती है। उसके बाद मैं ड्राइंग की प्रोसेस बताऊंगा, उसके बाद बर्निंग की प्रोसेस बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।